ठीक है। तो हमारे पास जो टॉपिक है आज का वो है बहुलीकरण की विधियाँ। तो बहुलीकरण की विधियाँ आपने दो विधियाँ बताई थी। पहली विधि हमारे पास थी योगात्मक बहुलीकरण और दूसरा बहुलीकरण था हमारे पास संगनन बहुलीकरण। ठीक है, तो योगात्मक बहुलीकरण और संगनन बहुलीकरण। अपने से इसमें अगर योगात्मक बहुलीकरण की बात करें तो योगात्मक बहुलीकरण को अपने आज अपना टॉपिक लेकर चलेंगे। योगात्मक बहुलीकरण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से हो रही है। तो अपने कहा था योगात्मक बहुलीकरण किस में होता है, तो अपने कहा कि जो असंतृप्त, ठीक है, तो असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन परस्पर योगात्मक अभिक्रियाओं के द्वारा एक योगशील उत्पाद का निर्माण करते हैं और इस योगशील उत्पाद के बनने को अपने क्या कहते हैं, योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे इसमें उदाहरण लिया था, एल्कीन का उदाहरण लेते हैं। तो एल्कीन जो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा एक योगात्मक उत्पाद का निर्माण होता है। यह योगात्मक उत्पाद अपने पास क्या था, पॉलीथीन था। ठीक है, अब ये जो योगात्मक बहुलीकरण की जो प्रक्रिया हो रही है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हो सकते हैं, तो अपने कहा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है और क्या हो सकते हैं, इनके व्युत्पन्न भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एल्कीन, एल्काइन या इनके व्युत्पन्न हो सकते हैं और इनमें जो एकलक इकाई जो बनती है वह एकलक इकाई समान भी हो सकती है या कैसी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है। समान का अर्थ वो कैसा हो सकता है, समबहुलक का प्रकार हो सकता है और भिन्न का मतलब वो कैसा हो सकता है, सहबहुलक का प्रकार हो सकता है। जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि नोट्स में थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसमें क्या था कि अपने पास जैसे दो उदाहरण आते हैं, नायलॉन, एक तो आता है 6 का उदाहरण और दूसरा आता है नायलॉन 6 का उदाहरण। तो नायलॉन 6 कैसा बहुलक है, हमारे पास समबहुलक है और नायलॉन 6 हमारे पास सहबहुलक है। ठीक है, तो नोट्स में थोड़ी सी जो मिस्टेक है इसको आप सही कर सकते हो। उसमें सम व सह में दोनों में नायलॉन 6 को लिखा गया, तो बच्चे ने नोट्स बनाते समय ये एक 6 इसमें कम लगा दे, जिससे अपने को मिस्टेक देखने को मिल रही है। तो हमारे पास जो टॉपिक था कि जो योगात्मक बहुलकीकरण की जो प्रक्रिया किसमें होती है, एल्कीन, एल्काइन, इनके व्युत्पन्न जैसे कौन हो सकता है, जो वाइनल समूह है वो वाइनल समूह क्या हो सकते हैं, इनके व्युत्पन्न हो सकते हैं। वाइनल समूह कौन सा होता है कि जो हमारे पास एल्कीन है, उस एल्कीन में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करने पर जो ये समूह बनता है, इस समूह को अपने क्या कहा जाता है, वाइनल समूह कहा जाता है। तो इन समूह में कौन सी प्रक्रिया होती है, योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया होती है। और इस योगात्मक बहुलीकरण में हमने कहा कि जो ये एकलक इकाइयां हैं वो समान भी हो सकती है और एकलक इकाइयां क्या होती है, भिन्न प्रकार की भी हो सकती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जब ये एक बहुलकीकरण की जो प्रक्रिया होती है, तो बहुलकीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि इसमें जो एकलक इकाइयां हैं वो एकलक इकाइयां स्टेप बाय स्टेप क्या होती है, इसमें बढ़ती रहती है। तो इसके लिए अपने इसका जो दूसरा नाम दिया था वो योगात्मक बहुलकीकरण का हमारे पास जो दूसरा नाम था वो था श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है, श्रृंखला में स्टेप बाय स्टेप क्या होती है, ग्रोथ होती रहती है। तो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी इसको नाम दिया जा सकता है, जिसमें अपने इसमें चेन लगातार क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो इस प्रक्रिया को अपने समझेंगे किस तरह से चेन ग्रोथ इसमें हो रही है, तो इसको अपने श्रृंखला वृद्धि बहुलकीकरण की प्रक्रिया भी इसको नाम दिया जा सकता है इस बहुलकीकरण की प्रक्रिया में। अब हमारे पास जो इसमें जो मेन चीज आती है कि जो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सामान्यतः अक्रिय होते हैं। ठीक है, तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनको अपने कैसी प्रकृति का बता रहे हैं, अक्रिय होते हैं। तो इनको सक्रिय करने के लिए, ठीक है, ये जो अक्रिय हमारे पास जो असंतृप्त अणु होते हैं इनको सक्रिय करना हमारे लिए आवश्यक है। तो इनको सक्रिय करने के लिए इन अक्रिय अणुओं को अपने क्या करेंगे, सक्रिय करेंगे। तो सक्रिय करने के लिए यहाँ पर अपने को किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, एक प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगी। ये प्रारंभिक पदार्थ क्या करेगा, इन अक्रिय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को किसमें परिवर्तित कर देगा, सक्रिय हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित कर देगा। कैसे, यह प्रारंभिक पदार्थ उन अक्रिय हाइड्रोकार्बन के साथ योग कर लेगा, जुड़ जाएगा और जुड़कर उनको अक्रिय अणुओं को किसमें परिवर्तित कर देगा, सक्रिय अणुओं में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ये प्रारंभिक पदार्थ है जो अभिक्रिया को जो शुरू कर रहा है या उसको सक्रिय कर रहा है, वह क्या हो सकता है हमारे पास, वह एक मुक्त मूलक के रूप में हो सकता है या कोई आयनिक समूह हो सकता है। तो प्रारंभिक पदार्थ कितने प्रकार के हो सकते हैं, प्रारंभिक पदार्थ कोई मुक्त मूलक हो सकता है या प्रारंभिक पदार्थ क्या हो सकते हैं,
आयनिक स्पीसीज हो सकती है। ठीक है, तो हमने कहा कि जो अक्रिय हाइड्रोकार्बन को, अक्रिय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को सक्रिय कर रहा है, तो वह सक्रिय करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? प्रारंभिक पदार्थ कहलाता है। यह प्रारंभिक पदार्थ दो प्रकार का हो सकता है, मुक्त मूलक हो सकता है या वह आयनिक समूह के रूप में हो सकता है। तो आपने कहा कि प्रारंभिक पदार्थ हमारे पास दो प्रकार के हैं, इसलिए अपने यहाँ पर कह सकते हैं कि जो योगात्मक बहुलकीकरण की प्रक्रिया है वह हमारे पास दो प्रकार की हो जाएगी। इन्हीं के आधार पर पहली हो सकती है मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण और दूसरी हो सकती है आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। ठीक है, तो आपने यहां पर कहा कि जो प्रारंभिक पदार्थ है उस प्रारंभिक प्रकार के आधार पर अपने जो बहुलकीकरण की, जो योगात्मक बहुलकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको दो हिस्सों में बांट दिया, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण की प्रक्रिया और दूसरी होगी हमारे पास आयनिक योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया। तो मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण में जो प्रारंभिक पदार्थ होगा वो कौन होगा? मुक्त मूलक। और आयनिक योगात्मक बहुलकीकरण की प्रक्रिया में जो हमारे पास प्रारंभिक पदार्थ होगा वो एक आयनिक स्पीसीज के रूप में कार्य करेगा। ये जो दोनों ही प्रकार हमारे पास है, मुक्त मूलक बहुलकीकरण और आयनिक योगात्मक बहुलकीकरण, ये जो दोनों ही प्रक्रिया है वो सामान्यतः हमारे पास तीन चरणों में संपन्न होती है। वह तीन चरण कौन कौन से हैं उनको अगर देखा जाए, भले वो मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण की प्रक्रिया है या वो अपने कह रहे हैं कि हमारे पास आयनिक योगात्मक बहुलकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको अपने तीन चरणों में करेंगे। वो तीन चरण हमारे पास कौन कौन से हैं उनकी बात करें। पहला चरण अपने पास आता है श्रृंखला प्रारंभन पद, दूसरा आता है हमारे पास श्रृंखला संचरण पद और तीसरा आता है हमारे पास श्रृंखला समापन पद। ठीक है, तो आपने कहा कि जो मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण या आयनिक योगात्मक बहुलकीकरण की जो प्रक्रिया है वो तीन चरणों में होती है। वो तीन चरण कौन कौन से? श्रृंखला प्रारंभन पद। प्रारंभन पद में एक प्रारंभिक पदार्थ प्रयोग में लिया जाएगा, क्योंकि आपने बताया था कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो कैसे होते हैं? अक्रिय होते हैं। दूसरा श्रृंखला संचरण पद और तीसरा पद आ गया हमारे पास श्रृंखला समापन पद। तो इन तीन पदों के अंदर हमारे पास जो बहुलकीकरण की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। ठीक है, तो अब अपने डिटेल में इसकी स्टडी करें तो डिटेल हमारे पास क्या बनेगी। तो आपने कहा कि जो योगात्मक बहुलकीकरण है वह दो प्रकार का था। उसमें जो पहला प्रकार हमारे पास है वो कौन सा है? वो आपने बताया था इसमें मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। ठीक है, तो पहला प्रकार अपने करते हैं मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण का पहला प्रकार कौन सा हो गया? मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। ठीक है, आपने कहा था कोई भी प्रक्रिया वो तीन चरणों में संपन्न होती है। पहला कौन सा था हमारे पास? चरण श्रृंखला प्रारंभन पद, जिसमें कोई प्रारंभिक पदार्थ प्रयोग में लिया जाता है। तो अपने कहेंगे श्रृंखला प्रारंभन पद में कोई प्रारंभिक पदार्थ प्रयोग में लिया जाएगा जो श्रृंखला को क्या करेगा? बहुलकीकरण की प्रक्रिया को क्या करेगा? प्रारंभ करेगा या उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जो हमारे पास अक्रिय अणु थे उन अक्रिय अणुओं को सक्रिय अणुओं में परिवर्तित करने का जो कार्य करेगा। तो ऐसा पदार्थ हमारे पास कौन सा हो सकता है? प्रारंभिक पदार्थ। आपने यहाँ पर बात की है कि वो प्रारंभिक पदार्थ कौन सा है हमारे पास? मुक्त मूलक अपने प्रारंभिक पदार्थ लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो बहुलीकरण की जो प्रक्रिया है वह मुक्त मूलक बहुलीकरण की जो प्रक्रिया है। उस मुक्त मूलक के अंदर अपने पास सामान्यतः जो प्रारंभिक पदार्थ है वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो हमारे पास यहाँ पर ऑक्साइड हो सकता है मुक्त मूलक के रूप में। ठीक है, या क्या हो सकता है हमारे पास? पर ऑक्सी अम्ल हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास मुक्त मूलक क्या क्या हो सकते हैं? पर ऑक्साइड हो सकता है या वो क्या हो सकता है? पर ऑक्सी अम्ल हो सकता है। अपने यहाँ पर कहा कि जो पर ऑक्साइड का एक मैंने उदाहरण लिया, वो हमारे पास उदाहरण बनता है बेंजाइल पर ऑक्साइड का मैं उदाहरण लेता हूँ। ठीक है, तो बेंजाइल पर ऑक्साइड का मैंने सूत्र लिखा C6H5CO
ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेंजाइल परऑक्साइड का उदाहरण है जो एक मुक्त मूलक का निर्माण करता है। ये जो हमारे पास जो परऑक्साइड होते हैं मुक्त मूलक का जो निर्माण करते हैं, वो प्रारंभ में क्या होते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इनका क्या होता है, समांश विखंडन हो जाता है। ठीक है, तो समांश विखंडन होगा, कैसे अपने बात कर सकते हैं कि जैसे अपने पास यहाँ पर बेंजाइल परऑक्साइड दिया है, तो उस बेंजाइल परऑक्साइड का समांश विखंडन मैं आपको यहाँ पर दर्शाता हूँ। समांश विखंडन का मतलब क्या होता है, जो संचित इलेक्ट्रॉन है वो समान रूप से क्या हो जाएंगे, विखंडित से विभाजित हो जाएंगे। तो ये समान रूप से विखंडित हुआ, जिससे हमारे पास C6H5COO, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के पास अपने पास बाह्यतम कोश में, तो इस तरह के कितने अणु बन गए अपने पास, 2 अणु बन गए। ठीक है, समांश विखंडन से। ठीक है, अब इसका आगे फिर विखंडन होता है, क्योंकि अपने कहते हैं कि जो हमारे पास ये जो अणु बना है वो एक मुक्त मूलक बना है, वो अस्थायी है। तो अस्थायी होने के कारण से ये स्थायी मुक्त मूलक में टूट जाता है, C6H5 मुक्त मूलक प्लस CO2। तो हमारे पास कैसा मुक्त मूलक बन गया, ये फेनिल मुक्त मूलक का निर्माण हो गया। ठीक है, तो अपने पास यह आपने कहा कि जो श्रृंखला प्रारंभन पद में मुक्त मूलक बहुलकीकरण की जो प्रक्रिया है, इस मुक्त मूलक बहुलकीकरण की प्रक्रिया में अपने को कोई मुक्त मूलक ही चाहिएगा, प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगी, जो इस अभिक्रिया को क्या करेगा, प्रारंभ करेगा, अर्थात जो हमारे पास अक्रिय अणुओं को सक्रिय अणु में परिवर्तित करने का कार्य करेगा। तो अपने पास यहाँ पर मुक्त मूलक क्या हो सकता है, परऑक्साइड हो सकता है या परऑक्सी अम्ल हो सकता है। तो मैंने आपको परऑक्साइड का एक उदाहरण बताया, बेंजाइल परऑक्साइड, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में समांश विखंडन के द्वारा एक मुक्त मूलक का निर्माण करता है। ठीक है, तो अब अपने इसको अगर डिटेल में अपने इसकी पूरी प्रक्रिया को अगर समझें, तो ये तो आपको एक उदाहरण के रूप में मैंने आपको समझाया। तो आपने कहा कि कोई एक परऑक्साइड अपने यहाँ पर लिया जो श्रृंखला प्रारंभन पद की बात करते हैं, तो इस श्रृंखला प्रारंभन पद में हमारे पास परऑक्साइड हो गया, एक कोई सामान्य प्रकार का मैंने एक परऑक्साइड अणु लिया है, तो ये हमारे पास एक सामान्य प्रकार का परऑक्साइड अणु है। तो मैं इसकी आपको क्रियाविधि की अपने डिटेल कर रहे हैं, किस तरह से ये इस प्रक्रिया संपन्न हो रही है, तो क्रियाविधि को समझ रहे हैं। तो इसका समांश विखंडन हुआ, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक एल्किल परऑक्साइड का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये जो एल्किल परऑक्साइड जो मुक्त मूलक हमारे पास बना है, ठीक है, तो ये एल्किल जो परऑक्साइड हमारे पास मुक्त मूलक का जो निर्माण हो रहा है, वह मुक्त मूलक हमारे पास जो हमारे पास एकलक इकाई है, कौन सी, अपने जैसे यहाँ पर एथीन के बहुलकीकरण की प्रक्रिया को समझें, किसको समझ रहे हैं, पॉलीथीन निर्माण को समझ रहे हैं। ठीक है, उदाहरण लिया गया है पॉलीथीन का निर्माण किस प्रकार से किया जा रहा है। तो पॉलीथीन के निर्माण में हमारे पास एकलक इकाई कौन सी होती है, एथीन। ठीक है, जो कैसा अणु है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ में हमारे पास जो ये मुक्त मूलक है, इस एथीन के साथ ये मुक्त मूलक अणु जो क्या करेगा, इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो अक्रिय अणु है, इसके साथ संयुक्त होकर इसको एक सक्रिय अणु में परिवर्तित कर देगा, एक सक्रिय मुक्त मूलक का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, एक एल्कीन का एकलक मुक्त मूलक हमारे पास निर्मित हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया श्रृंखला प्रारंभन पद, जिसमें क्या हुआ कि सबसे पहले जो परऑक्साइड समांश विखंडन के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होकर एक मुक्त मूलक का निर्माण किया। यह मुक्त मूलक एकलक इकाई के साथ जुड़कर, जो हमारी जो मूलक का जो एकलक था, इसके साथ जुड़कर एक नए मुक्त मूलक का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया श्रृंखला प्रारंभन पद। दूसरा इसमें अपने जो स्टेप लेते हैं वो कौन सा है हमारे पास यहाँ पर, श्रृंखला संचरण पद। ठीक है, श्रृंखला संचरण का अर्थ हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो निर्मित एकलक अणु है वो अन्य एकलक इकाइयों से जुड़ेगा। ठीक है, जितनी भी हमारे पास एकलक इकाइयां, जैसे हमारे पास ये जो एकलक अणु हमारे पास निर्मित हुआ था, वो अन्य एकलक इकाइयों से जुड़ता जाएगा। जैसे अपने ये एल्कीन की एक अन्य इकाई के साथ जुड़ा और एल्कीन की एक अन्य इकाई के साथ जुड़कर हमारे पास एक नए एकलक मुक्त मूलक का निर्माण कर दिया। तो ये प्रक्रिया हमारे पास आगे से आगे चलती रहेगी।
ठीक है, तो ये अपने पास बना था। ये पुनः एल्कीन की एक अन्य इकाई के साथ जुड़ जाएगा, तो एल्कीन की एक अन्य इकाई के साथ जुड़कर इस तरह से वो आगे से आगे ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसको अपने क्या नाम दे दिया जाएगा, श्रृंखला संचरण पद, जिसमें श्रृंखलाएं संचरित होती रहेगी। नए अपने कहा था श्रृंखला वृद्धि, जो अपने इसको नाम दिया था श्रृंखला वृद्धि बहुलकीकरण भी जो नाम दिया था, तो अपने देखते हैं प्रत्येक स्टेप में एक श्रृंखला बढ़ती जा रही है। सबसे पहले हमारे पास एक जुड़ी, फिर अगले स्टेप में फिर एक और जुड़ गई, फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर एक और जुड़ गई। तो इस तरह से हमारे पास प्रत्येक पद में एक श्रृंखला में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। तो प्रत्येक स्टेप में एक श्रृंखला में वृद्धि होने के कारण से इसको अपने श्रृंखला वृद्धि बहुलकीकरण की जो प्रक्रिया अपने नाम दिया गया है। ठीक है, तो दो स्टेप हो गए, श्रृंखला प्रारंभन पद और दूसरा हो गया श्रृंखला संचरण, जिसमें श्रृंखलाओं में वृद्धि हो रही है, इसलिए इसको अपने क्या नाम दिया है, श्रृंखला वृद्धि बहुलकीकरण की प्रक्रिया अपने इसको नाम दिया गया है। तीसरा इसमें अपने पास आता है, जिसमें अपने क्या किया जाएगा, श्रृंखला का समापन किया जाएगा। थर्ड स्टेप इसमें जो आएगा, जिसको अपने नाम दे रहे हैं श्रृंखला समापन पद, जिसमें श्रृंखलाओं की समाप्ति होगी। समाप्ति क्यों होगी, क्योंकि श्रृंखला संचरित जब तक होती रहेगी जब तक हमारे पास एकलक इकाइयां बची हुई है। तो जब एकलक इकाइयां खत्म हो जाएगी, जैसे अपने 100 ली थी या 150 एकलक इकाइयां ली थी, वे संपूर्ण एकलक इकाइयां जब जुड़ जाएगी, तो जुड़ने के बाद में श्रृंखला का क्या शुरू हो जाएगा, समापन करना पड़ेगा, अपने को अभिक्रिया खत्म करनी पड़ेगी। तो उस प्रक्रिया में अपने पास सबसे पहला जो इसको समापन की जो प्रक्रिया है वो कितने प्रकार से हो सकती है। तो अपने कहा कि जो समापन की प्रक्रिया है, मुक्त मूलक समापन की जो प्रक्रिया वो 4 प्रकार से हो सकती है। पहला इसमें जो हमारे पास जो आता है वो तरीका, वो हमारे पास इसका है युग्मन। युग्मन का मतलब क्या है कि दो इकाइयां जैसे एक इकाई होगी N1 नाम दे दिया, इसी तरह से हमारे पास ये N2 इकाई है, ये परस्पर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और जुड़कर क्या हो जाएगी, युग्मित हो जाएगी। ठीक है, और जुड़कर जो हमारे जो मुक्त मूलक था, उस मुक्त मूलक को इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और एक उदासीन बहुलक का निर्माण कर दिया। तो दो इकाइयां परस्पर जुड़कर किसका निर्माण कर लेती है, यहां पर एक मुक्त मूलक था, तो ये क्या बन गया, एक उदासीन बहुलक का निर्माण हो गया। तो युग्मन की प्रक्रिया के द्वारा श्रृंखला का समापन किया जा सकता है। दूसरा जो स्टेप हो सकता है, जिसमें अपने क्या कर रहे हैं इसको, वो हमारे पास असमानुपातन की जो प्रक्रिया भी हो सकती है। असमानुपात का अर्थ क्या है कि जैसे हमारे पास ये दो इकाइयां आपने ली थी, यहां पर जैसे एक इकाई ये हो गई, और दूसरी इकाई ये हो गई। तो एक इकाई से हाइड्रोजन का निष्कासन होकर दूसरी इकाई में आकर जुड़ जाएगा। तो यहां पर असमानुपातन की प्रक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन का स्थानांतरण देखने को मिलता है अपने को। तो हाइड्रोजन का स्थानांतरण देखने से अपने पास क्या होगा, जैसे अपने कह सकते हैं यहां पर, तो अब इसमें से हाइड्रोजन निकला, तो यहां से हाइड्रोजन निकला, तो ये किस फॉर्म में हो गया, CH2, तो इसके बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन निकला था वो इसके साथ आकर जुड़ गया। असमानुपात हो गया, हाइड्रोजन का जो बंटवारा है वो समान नहीं रहा, हाइड्रोजन का बंटवारा असमान प्रकार का हो गया। तो इसलिए अपने क्या कहा, असमानुपातन की प्रक्रिया कहा, जिससे हमारे पास एक उदासीन अणु का निर्माण हुआ। तो इस उदासीन अणु के निर्माण की प्रक्रिया हमारे पास दो तरीके से हमारे पास हो गई, पहला युग्मन के प्रकार से और दूसरा असमानुपात के द्वारा। ठीक है, तीसरा स्टेप समझे इसका। तीसरा स्टेप हमारे पास हो जाता है पूरी श्रृंखला का स्थानांतरण करने। इसको
इसको बोला जाता है श्रृंखला स्थानांतरण। श्रृंखला स्थानांतरण का क्या अर्थ है हमारे पास कि इसमें क्या है, कोई एक चेन ट्रांसफर एजेंट अपने को प्रयोग में लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या लेंगे अपने यहाँ पर प्रयोग, एक चेन ट्रांसफर एजेंट को यूज में लिया जाएगा। एक ट्रेस ट्रांसफर एजेंट अपने यहाँ पर जो क्या करेगा, अभिक्रिया को समाप्त करने का कार्य करेगा। ये जो चेन ट्रांसफर पदार्थ है वो सामान्यतः क्या हो सकता है, हमारे पास प्रारंभिक पदार्थ हो सकता है, ठीक है, या क्या हो सकता है, वो विलायक भी हो सकता है। तो जो खत्म करेगा वो कौन हो सकता है, प्रारंभिक पदार्थ हो सकता है, या आपने कहा वहाँ पर विलायक भी हो सकता है, जो सामान्यतः जो बहुलकीकरण की जो प्रक्रिया है उसके प्रारंभ में काम में लिया जाता है। और जैसे जैसे बहुलकीकरण की जो प्रक्रिया होती रहती है तो उसकी सांद्रता में क्या आती रहेगी, कमी आती रहेगी। तो वो क्या करेगा, इस श्रृंखला को क्या करेगा, समाप्त करने का कार्य करेगा। कैसे, जैसे अपने पास यहाँ पर कहा कि ये हमारे पास जैसे एक एकलक इकाई थी, तो इसके साथ अपने एक जो चेन ट्रांसफर एजेंट को यूज में लिया गया। इस चेन ट्रांसफर एजेंट ने क्या किया, इस अभिक्रिया को यहाँ पर समाप्त करने का कार्य वो करेगा। तो इसमें हाइड्रोजन का स्थानांतरण करिए CH3 और साथ में आपके पास R। ठीक है, तो ये कौन हो सकता है, प्रारंभिक पदार्थ हो सकता है, या क्या हो सकता है, विलायक हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरे तरीके से अपने क्या कर दिया, श्रृंखला को समाप्त कर दिया। लास्ट जो तरीका है वो है हमारे पास निरोधक। निरोधक से क्या अर्थ है कि अपने श्रृंखला को समाप्त करने के लिए, बढ़ती हुई जो श्रृंखला है उसको समाप्त करने के लिए कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ प्रयोग में लिया जाए जो क्या करे, इस जो सक्रिय अणु जो मुक्त मूलक बना है, इस सक्रिय मुक्त मूलक अणु को अक्रिय अणु में परिवर्तित कर दे। तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, हाइड्रोक्विनोन हो सकता है। ये निरोधक पदार्थ क्या क्या हो सकता है हमारे पास, हाइड्रोक्विनोन हो सकता है, नाइट्रो बेंजीन हो सकता है, डाइनाइट्रो बेंजीन हो सकता है। ठीक है, तो अपने से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो निरोधक पदार्थ क्या क्या हो सकता है, कौन सा रासायनिक पदार्थ हो सकता है, हाइड्रोक्विनोन हो सकता है, नाइट्रोबेंजीन हो सकता है, डाइनाइट्रो बेंजीन हो सकता है, जो क्या करता है, इस श्रृंखला को समाप्त करने का कार्य करता है। जैसे हमारे पास ये एक हमारे पास जैसे अपने लिया गया, ये हमारे पास एक बढ़ती हुई श्रृंखला है। ठीक है, इस बढ़ती हुई श्रृंखला के साथ अपने इनमें से कोई एक पदार्थ, निरोधक पदार्थ प्रयोग में लिया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर निरोधक पदार्थ के रूप में नाइट्रोबेंजीन को मैंने प्रयोग में ले लिया। तो ये जो नाइट्रोबेंजीन जो किसका कार्य कर रहा है, एक निरोधक का कार्य कर रहा है, जो इस सक्रिय अणु को किसमें परिवर्तित कर रहा है, अक्रिय अणु में परिवर्तित करने का कार्य कर रहा है। तो सक्रिय अणु को वो अक्रिय अणु में कैसे परिवर्तित करेगा, इसको वो क्या कर देगा, जो इसकी प्रक्रिया है उसको समाप्त करने का कार्य करेगा। ठीक है, तो जिससे क्या करे, इसके साथ जुड़कर वो इसकी प्रक्रिया को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। तो ये हमारे पास मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण की जो प्रक्रिया को अपने यहाँ पर निम्न चरणों में अपने समझने की यहाँ पर कोशिश की गई कि कितने प्रकार से ये जो प्रक्रिया है हमारे पास हो सकती है। तो ये पॉलीथीन का एग्जाम में आपको पॉलीथीन के निर्माण के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, या अपने को सीधा यहाँ पर मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण की प्रक्रिया के रूप में भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन इसमें मिल सकता है।